Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing lease accounting, that is guided by International Accounting Standard 17. Before moving towards the formal discussion, let me talk about the broader view of this topic. और हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और हम इसके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं एज ए होल, एज ए जनरल। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पे बात करेंगे कि लीज़ की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं और उनको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। देन वी विल लर्न कि अगर एक लीज़ एग्रीमेंट होता है तो हम किस बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये पहली किस्म की लीज़ है या दूसरी किस्म की लीज़ है, जो हम इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो वो बेसिस भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि लीज़ की जो अकाउंटिंग है इसकी मेथड चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पहली किस्म की लीज़ की बात करूं, जो अभी हम लोगों ने आगे जाके डिस्कस करनी है, तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर हम किसी एग्रीमेंट को दूसरी किस्म की लीज़ के साथ ट्रीट करें तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये एज ए होल आज हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसे मैंने फॉर्मली जो है वो अगली स्लाइड के अंदर लिखा है कि आज हमारे इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ओके, you can see the list of objectives in these slides that we are intending to achieve with the help of this lecture, or we can say with the help of this sort of discussion. The first objective is explain why recording the legal form of a finance lease can be misleading to users. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारा क्लियर होगा जब हम लीज़ के ऑल्टरनेट ये दोनों मेथड जो हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट चेक करेंगे। जब हम ये सीख लेंगे कि एक मेथड का इफ़ेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है, तो फिर हम ज़्यादा बेटर तरीके से ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि अगर हम वो मेथड चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और किस तरह से वो यूज़र्स को मिसलीड कर सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ डिस्क्राइब एंड अप्लाई द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग अ लीज टाइप। हम ये सीखेंगे इसमें कि एक जो लीज एग्रीमेंट है उसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स पे। तो वो चार हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो हम लोग आगे एक जो है वो विद द हेल्प ऑफ द assertions ऑफ IAS 17 देखेंगे। द थर्ड वन इज discuss the effect of discuss the effect on the financial statements of a finance lease being incorrectly treated as an operating lease। तो एंड पे हम देखेंगे कि अगर हम एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज को इनकोरेक्टली ट्रीट कर दें कि फॉर इंस्टेंस मुझे पहले मेथड पे चलना था तो उसको मैं दूसरा मेथड के साथ चला रहा हूँ, तो इसके किस तरह से इनकोरेक्ट ट्रीटमेंट इसकी होगी और इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो ये भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड लास्ट वन इज़ अकाउंट फॉर एसेट्स फाइनेंस्ड बाय फाइनेंस लीज इन द रिकॉर्ड ऑफ द लेसी। कि जो लेसी है दैट इज़ वन पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से फाइनेंस लीज को रिकॉर्ड करेगा। तो ये प्योरली एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन द numerical side, but the major focus will be on theoretical aspects.
अच्छा, इसके बाद अकाउंट फॉर ऑपरेटिंग लीज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ लेसी। तो सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो फाइनेंशियल लीज पे था, और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा है। तो हम दोनों जो लीज के मेथड्स हैं इनकी लेसी की बुक में ट्रीटमेंट देखेंगे, और हम थोड़ी सी डिस्कशन लेसर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में जनरेट करेंगे। तो बेटा ये हमारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं जो हम होपफुली इस पूरे लेक्चर में अचीव करेंगे, और एट द बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी हैविंग द क्लियर आंसर्स ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स। तो आप होपफुली इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ लीज और अ लीज एग्रीमेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लीज एग्रीमेंट कहते किसको है। तो बेटा ये बड़ा आसान टॉपिक है, आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, और डिटेल्ड डिस्कशन के लिए साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी 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 ब्रॉडली स्पीकिंग, कि ये लीज एग्रीमेंट जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, कि यार हम लोग इसको एज ए होल एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो इसकी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अहमियत क्या है। एज यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीज ट्रांजैक्शन, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर लीज ट्रांजैक्शंस में बड़ी तेज़ी आई है। आप इवन इन रोड्स पे चलती हुई गाड़ियों को देख लें, मेजॉरिटी ऑफ कार्स आर फाइनेंस्ड बाय बैंक, वो लीज पे होती है। तो लीज एग्रीमेंट जो है, जिसको हम मैं थोड़ा सा लूजली डिफाइन कर देता हूँ कि ये एक ऐसा रेंटल एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी जो है वो अपना एसेट देखें, आप एसेट जो आपका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज़ अबाउट गिव एंड टेक। तो एक पार्टी जो है वो अपना एसेट किसी को प्रोवाइड कर रही है, और उसके बदले में वो कुछ रिसीव कर रही है इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो इस तरह के एग्रीमेंट को ब्रॉडली स्पीकिंग लीज एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई लीज एग्रीमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज the frequency of lease transaction is increasing rapidly। कुछ अरसे कुछ डिकेड बैक देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लीज ट्रांजैक्शन नहीं मिलेंगी, लेकिन अब अगर देखें तो आपके एसेट्स, अब तो लोग इवन अपने जो सेल फोन्स हैं वो भी फाइनेंस करवाना शुरू हो गए हैं लीज पे, इंस्टॉलमेंट्स पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसकी ज़्यादा तादाद की वजह से ये लीज अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है या प्रैक्टिकेबिलिटी है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट वन, वाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि भाई ठीक है कि लीज एग्रीमेंट जो है उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है, तो इस लीज के एक स्टैंडर्ड को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्या थी। तो द आंसर इज़ द कंपनीज वर गोइंग फॉर अब्यूसिव रिकॉर्डिंग। हर कोई लीज़ को अपनी ज़रूरत के तहत और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे डिस्टॉर्शंस क्रिएट होना शुरू हो गई थी। तो एक ज़रूरत पेश आई कि एक स्टैंडर्ड्स वर्डिंग मौजूद हो जिसकी बेस पे हम क्लासीफाई कर सकें कि भाई अगर ऐसा हो तो इस तरह से ट्रीट करेंगे, और अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाएं तो उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, ना कि हम कंपनीज पे छोड़ दें कि उसको अपनी अपनी मर्ज़ी से ट्रीट कर सकें, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्ट हो रही थी और इस स्टैंडर्ड की ज़रूरत महसूस की गई। तो दैट वाज द नीड फॉर, और यू कैन से दैट वाज द रीज़न फॉर इशूइंग दिस स्टैंडर्ड।
Okay, now coming towards defining a lease agreement, you can see here the heading, what is a lease. So there are some keywords that I have picked from the wordings of IAS 17. तो कुछ keywords हैं, पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग जो हैं उसकी जो यू कैन सी एन ऑफिशियल वर्डिंग ऑफ IAS 17 के एक लीज एग्रीमेंट होता क्या है IAS 17 की वर्डिंग में। तो पहले आपको एक वर्ड नज़र आएगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। Probably each commerce students knows about what is a contract, a dealing between two person, give and take, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी अपने रिसोर्सेज, अपने एसेट्स या अपना एसेट जो है वो किसी दूसरी पार्टी को इस्तेमाल के लिए हैंड ओवर करती है। एसेट्स मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। तो उसके बदले में एज वी वर टॉकिंग कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गिव एंड टेक होता है। उसके बदले में उस पार्टी की जो है वो जो डिमांड होती है, दीज आर इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको इंस्टॉलमेंट्स कह सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि लीज एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़। एक पार्टी अपना एसेट दूसरे को देती है और उसके बदले में उससे कुछ वो पैसे वसूल कर लेती है इंस्टॉलमेंट्स में। तो जो पार्टी अपना एसेट प्रोवाइड कर रही है, हैंड ओवर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड लेसर। और जो पार्टी लीज पे एसेट ले रही है और उसके बदले में रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड लेसी। तो अब हमें क्लियर हुआ कि लीज एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस लॉ की डोमेन में देखा जाए तो एग्रीमेंट और चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और चीज़ है। चले थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट भी जिन बच्चों को थोड़ा सा भूल चुका है वो दोबारा से याद आ जाए। एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सेबल। जब एग्रीमेंट के साथ इनफोर्सेबिलिटी भी आ जाए तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वो इनफोर्सेबिलिटी कैसी आती है? वो इंटेंशन से आती है। अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो चुकी है और उसके साथ साथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी मौजूद है और तमाम एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और अगर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता और एग्रीमेंट रहता है तो इट मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, अगर अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अच्छा भाई मैट्रिक में जो है वो आप इतने नंबर ले लो, हम आपको बाइक लेके देंगे और हम आपको फॉर इंस्टेंस एक लैपटॉप ले देंगे। तो अब इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मौजूद है बट इनफोर्सेबिलिटी नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं है। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे पास हो जाएं और मैट्रिक में नंबर भी ले लें अच्छे, जो डिज़ायर्ड नंबर थे या जो टारगेट मार्क्स थे, उसके बाद पेरेंट्स अगर लैपटॉप या बाइक नहीं लेके देते तो बच्चे कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वाज एन एग्रीमेंट, देयर वाज नॉट एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो दिस वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो चले लूजली हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो इंटरचेंजेबली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर बात कहीं और चली गई थी। कमिंग बैक टुवर्ड्स द कीवर्ड्स दैट यू कैन सी इन द ऑन द स्क्रीन। कॉन्ट्रैक्ट की बात हो चुकी, हमने बात कर ली कि लीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, गिव एंड टेक क्या होती है, कॉन्सिडरेशंस क्या होती हैं, उस पर भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिट सेल्स। एक चीज़ याद रखनी है, अगर एक एसेट जो है उसकी पूरी की पूरी पेमेंट अदा कर दी जाए
तो वो लीज़ नहीं हो सकती। लीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि एक एसेट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे जा रहा हो। फुल कैश अगर पे कर दिया जाए तो उसको हम लीज़ नहीं कह सकते। लीज़ इज़ अ रेंटल एग्रीमेंट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट्स एग्रीमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज़ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो कुछ कंट्रीज़ में लीज़ को हायर परचेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसकी जब हम दो टाइप्स पढ़ लेंगे तो इसकी जो एक टाइप है वो हायर परचेज एग्रीमेंट से ज़्यादा मैच कर रही होती है। लेकिन चलें, लूजली स्पीकिंग लीज इज सॉर्ट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द formal definition of a lease agreement, an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an asset for an agreed period of time। टाइम डिसाइडेड होता है, एक पार्टी अपना एसेट दे रही है तो उसके बदले में उसके रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करती है। तो हम एक और हमें वर्ड मिल गया कि लीज इज सॉर्ट ऑफ अ रेंटल एग्रीमेंट। अब यहाँ तक होपफुली हमें क्लियर हो चुका है कि लीज़ होती क्या है, लीज़ कहते किसको है, ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, क्रेडिट सेल की बात भी हो गई, हायर परचेज एग्रीमेंट भी देख लिया, फॉर्मल IAS 17 की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि अच्छा लीज़ की समझ तो आ गई, अब लीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहले लीज़ की टाइप्स पे बात करते हैं। ओके, लीज़ की बेटा दो टाइप्स होती है, जिसको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज़ कहा जाता है। अब डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और डिफरेंट लोकेशंस पे इसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। कहीं कहीं पे इनको ड्राई एंड वेट लीज़ का नाम भी दिया जाता है। लेकिन अगेन कमिंग टूवर्ड्स द वर्डिंग दैट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड बाय IAS 17, दो तरह की लीज़ की टाइप्स होती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज़ है, दूसरी फाइनेंसिंग लीज़। अब इसकी डिस्कशन से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा और ये बड़ा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग लीज़ किसे कहते हैं और फाइनेंसिंग लीज़ किसे कहते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाएंगे। आप लोगों ने लीज़ पे घरों को देखा होगा कि घर भी रेंटल एग्रीमेंट पे जो है वो घरों के ऊपर भी रेंटल एग्रीमेंट होते हैं, लीज़ और रेंटल एग्रीमेंट। जैसे किराए के घर होते हैं, एक लीज़ की ये टाइप है। दूसरी तरफ आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे गाड़ियाँ बैंक से लीज़ पे ली जाती हैं या इंस्टॉलमेंट पे या रेंटल एग्रीमेंट पे ली जाती हैं। तो ये दोनों बज़ाहिर तो लीज़ एग्रीमेंट और रेंटल एग्रीमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। देखने में दोनों लीज़ एग्रीमेंट है, बट दोनों की नेचर डिफरेंट है। अमूमन आप लोग घर देखते हैं कि घर आपने रेंट पे लिया, किराए पे लिया, और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, और फॉर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल यूज़ किया, और बाय द एंड ऑफ लीज टर्म आप उस घर को छोड़ के चले जाते हैं, और उस दौरान लीज़ एग्रीमेंट के दौरान आप उसकी पेमेंट्स करते हैं, जिसको आप रेंटल पेमेंट्स कहते हैं। तो एक जो टाइप हमारे सामने आई कि हमें एट द बाय द एंड ऑफ लीज टर्म एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही। एसेट जिसका था, घर जिसका था, वो लीज टर्म के एंड पे उसी का ही है, हम सिर्फ उसको एज ए लेसी रेंट पे यूज़ कर रहे थे और उसके रेंटल पे कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए गाड़ियों की एग्जांपल, तो गाड़ियाँ बैंक से लीज़ पे फाइनेंस कराई जाती हैं, रेंटल एग्रीमेंट होता है या इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। अब होता क्या है कि लेट सपोज 5 साल की लीज़ एग्रीमेंट था, तो 5 साल के बाद क्या गाड़ी वापस बैंक की हो जाती है? नहीं,
हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, एसेट को यूज़ कर रहे होते हैं, और आफ्टर द एंड ऑफ लीज टर्म वो एसेट जो है वो हमारा हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो वो इसकी दूसरी किस्म बन जाती है। तो अब हम इन दोनों एग्जांपल्स को रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज़ के साथ। तो बेटा ऑपरेटिंग लीज़ एक ऐसी लीज़ है जिसमें एसेट्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। वो घर की जो एग्जांपल हम देख रहे थे, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। आपने एक एसेट यूज़ के लिए लिया और जस्ट ऑपरेट करने के लिए लिया, उसको लॉन्ग रन में इस्तेमाल करने के लिए आपकी इंटेंशन नहीं है। यू आर जस्ट हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू, यू आर जस्ट ऑपरेटिंग दैट एसेट एंड यू विल बी गिविंग इट बैक आफ्टर द एंड ऑफ लीज टर्म। The ownership or title will not be changed at the end of lease term. This is called the operating lease. ऑपरेट करने के लिए लिया था बस। और जिसकी दूसरी किस्म है दैट इज़ फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज में आप एसेट फाइनेंस करा रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो, बट आपकी इंटेंशन है कि आपने इसको लॉन्ग रन में यूज़ करना है। और इस टाइप में एसेट की जो ओनरशिप है बाय द एंड ऑफ लीज टर्म ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही सारी बात जो आपको मैं बता रहा था ये ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। अ फाइनेंस लीज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एन एसेट, whereas an operating lease is a short term rental agreement. Substance over form is important in distinguishing between them. अब substance over form क्या है इसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे। तो up till now hopefully we have learned and we are able now to distinguish operating and financing lease, and we have clarified it with the help of even and practical example. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लीज जो है दिस इज़ नॉट एन अकाउंटिंग प्रॉब्लम। ये कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बड़ी आसान चीज़ है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। अब ऑपरेटिंग लीज थी क्या कि एसेट लिया, उसको यूज़ करके फॉर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम हमने वापस कर देना है। तो लेसर जो एसेट प्रोवाइड कर रहा है वो एसेट एंड पे भी उसी का रहेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एसेट लिखा रहेगा, उसी का अपना एसेट है। उसके बदले में वो क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है, जो उसकी इनकम है, रेंट रिसीवेबल कह लें। और जो लेसी है जो सिर्फ एसेट इस्तेमाल करने की नीयत से जो है वो लीज़ एग्रीमेंट कर रहा है, उसने ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो लेसर जो लेसी जो है वो इसको जस्ट एज रेंट एक्सपेंस ट्रीट करेगा। उसकी जो लायबिलिटी है वो जो रेंट एक्सपेंस पे करता जाएगा, वो रेंट एक्सपेंस उसकी इनकम स्टेटमेंट को चार्ज होता जाएगा और उसकी ओवरऑल लायबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो वी कैन सी द वर्डिंग दैट आर रिटन ऑन द स्लाइड्स। द लेसी पेज अमाउंट्स periodically to the lessor and these are charged to the income statement। तो जो हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग लीज में इस पूरी की पूरी एग्रीमेंट को, इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक रेंटल एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा, और जो रेंट पे कर रहा है उसके लिए रेंट एक्सपेंस होगा, और जो रेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए रेंट इनकम होगी, नथिंग एल्स। एसेट शुरू में से ही लेसर का था, एंड पे भी वो लेसर के पास ही रहेगा, तो वो उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा होगा। लेसी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एज एन नॉन करंट एसेट डिस्क्लोज नहीं करेगा। बाकी जो इसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स आती हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखा जा सकता है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ रेंट फ्री पीरियड। सम टाइम ऐसा होता है कि लेसर जो है वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है लेसी को,
फॉर इंस्टेंस एक लीज़ एग्रीमेंट था 4 सालों का, बड़ी लूज एक रफ सी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहले 2 साल लेसर ने कहा लेसी को कि तुम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, तीसरे और चौथे साल में सारी इंस्टॉलमेंट पे करोगे फॉर इंस्टेंस। तो ये जो पहले 2 साल थे दैट वाज अ रेंट फ्री पीरियड। तो इसकी एडजस्टमेंट कुछ IAS 7 ने इस तरह से गाइड किया कि वो स्प्रेड की जाती है पूरे के पूरे 4 सालों में। तो जो इंस्टॉलमेंट बज़ाहिर पे तो तीसरे और चौथे साल में हो रही है, लेकिन उसको अक्रूवल बेसिस पे सारे के सारे 4 सालों में इवनली स्प्रेड किया जाएगा। तो बड़ा आसान है। इसके अलावा कैश बैक इंसेंटिव, तो बाज़ औक़ात लेसर जो है वो कैश बैक इंसेंटिव भी देता है कि बाय द एंड ऑफ लीज टर्म कुछ पैसे जो हैं वो वापस कर देगा, या कुछ परसेंटेज उसको जो है वो 10% ऑफ ऑल लीज एग्रीमेंट जो है जितना भी एग्रीमेंट है उसको कैश बैक की भी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये इंसेंटिव भी, इसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है। इसको भी टोटल लायबिलिटी में से कैश बैक इंसेंटिव को माइनस करके और बाकी लायबिलिटी को इवनली और इक्वली जो है वो स्प्रेड किया जाता है सारे के सारे लीज टर्म के ऊपर। तो वही एग्जांपल कि मुझे चौथे साल में थोड़ी से पैसे वापस मिलेंगे, तो मैंने टोटल एज ए लेसी टोटल लायबिलिटी जितनी भी थी मैंने पे करनी थी उसमें से मैंने माइनस की है वो इंसेंटिव, जो बाकी रकम बची मेरी एक्चुअल लायबिलिटी उसको स्प्रेड करूँगा मैं इक्वली इन 4 सालों में। तो ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें गाइड की हैं IAS 17 ने, और इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि अकाउंटिंग में एक आप कह लें कि बेंचमार्क बन जाए और तमाम जो है वो अकाउंटिंग एक ही तरीके से की जाए, तमाम अकाउंटेंट एक ही तरह से इसको एडजस्ट करें, इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इस तरह की एडजस्टमेंट्स को, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज अबाउट अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। तो अगेन कंक्लूडिंग ऑल दिस स्लाइड, बेटा ऑपरेटिंग लीज में कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ये बड़ी आसान है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। और बेटा फाइनेंसिंग लीज जो होती है ये रिलेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म करना होती है। तो ये ज़रा इसको गौर से देखिएगा। एक चीज़, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ जिसका मैं खुद ही आंसर दूंगा, लेकिन आपने इस पर सोचना है कि एसेट जो एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में जा रहा है और वापस उस हाथ में नहीं आएगा, लेसर के पास वापस वो एसेट नहीं आएगा, तो क्या उस एसेट को लेसर अपनी बुक्स में स्टिल रिकॉर्ड करेगा? क्या ये रिकॉर्ड करना अप्रोप्रिएट है? डेफिनेटली नो। आप फाइनेंसिंग लीज पे एक एसेट को दे रहे हैं, एसेट यूज़ के लिए तो जा रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ लीज टर्म वो वापस लेसर के पास नहीं आएगा, उसकी ओनरशिप या उसका टाइटल वो चेंज हो जाएगा। तो लीज एग्रीमेंट के वक़्त लेसर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उस एसेट को निकाल देगा और उसको एसेट ऐसे ट्रीट करेगा जैसे एसेट जो है वो डिस्पोज हो गया, सेल हो गया, और उसके बदले में वो रिसीवेबल जनरेट कर लेगा। फॉर इंस्टेंस मेरे पास नॉन करंट एसेट था 30 लाख का, मैं लेसर हूँ, मैंने उसको फाइनेंसिंग लीज पे एसेट दे दिया। अब मैं उसको नॉन करंट एसेट को रिमूव करूँगा और वो पैसे जो हैं वो मेरे रिसीवेबल में आ जाएंगे जो मैंने लेसी से लेने हैं। तो प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी एलिमेंट्स की। दूसरी तरफ जो लेसी है, चूँकि वो एसेट को यूज़ कर रहा है और एसेट उसके पास आ गया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा। अब यहाँ पे वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात होगी कि रियलिटी लीगली देखा जाए तो अभी एसेट का टाइटल चेंज नहीं हुआ, अभी एसेट का टाइटल चेंज नहीं हुआ। टाइटल तो लीज टर्म 4-5 साल जब गुजर जाएंगे उसके बाद में उसमें बाद जाके उसका टाइटल चेंज होगा। बट सरकमस्टांसिस क्या कहते हैं? सरकमस्टांसिस यही बता रही है कि एसेट्स जो है चूँकि अब लेसी के पास आ गया है
और उसी ने यूज़ करना है और कल को उसी का हो जाना है, तो उसको अभी इसी तरह से लेसी को ही रिकॉर्ड करना चाहिए, हालांकि लीगली वो एसेट जो है वो लेसर का है। ओके, अब लेसी जो है वो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा एज ए नॉन करंट एसेट, और उसको डेप्रिशिएट भी करेगा। अब डेप्रिसिएशन के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, वो आगे आगे कुछ स्लाइड्स में आएंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे करेगा वो। और इसके साथ साथ वो लायबिलिटी जनरेट कर लेगा कि उसने वो पैसे जो हैं वो जो एसेट आया है वो सारे के सारे पेमेंट तो नहीं हुई, वो तो इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है, और वो जो बाकी पैसे देने हैं दीज आर द लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी भी जनरेट करेगा। इस बार वो ऑपरेटिंग लीज की तरह इसको रेंटल एग्रीमेंट या रेंट एक्सपेंस नहीं लिख रहा अपने इनकम स्टेटमेंट में, एसेट जनरेट कर रहा है और साथ लायबिलिटी उसकी जनरेट हो रही है। ओके, अब देखते हैं कि सारा जो मैंने आपके सामने एक स्टोरी बयान की है वो इस स्लाइड्स में भी उसका करेक्ट्स लिखा है। देखते हैं कि इसमें क्या है। इफ़ अ लेसर leases out an asset on a finance lease, the asset will probably never be seen on his premises or used in his business again। तो वापस तो नहीं आएगा ना, फाइनेंसिंग लीज पे जा रहा था। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर अ लेसर टू रिकॉर्ड सच एन एसेट एज एन नॉन करंट एसेट। तो लेसर के लिए तो अप्रोप्रिएट नहीं है कि उसको अब भी वो अपनी बुक्स में लिखे। इन रियलिटी what he owns is a stream of cash flows receivable from the lessee. The asset is an amount receivable rather than a non-current asset। तो इसी की अभी हमने सारी बात की है। तो होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया कि अगर एक ऑपरेटिंग लीज है तो उसकी ट्रीटमेंट एक इंस्टॉलमेंट या रेंटल एग्रीमेंट की तरह है। रेंट एक्सपेंस एंड रेंटल इनकम ये दोनों उसको जनरेट कर रहे होंगे। बट अगर एक फाइनेंसिंग लीज है तो वो सारी ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगी, एसेट्स की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा, इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा। तो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों मेथड्स की चेंजेस से इफेक्ट होती हैं। तो सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज। Furthermore, similarly, a lessee may use a finance lease to fund the acquisition of a major assets, which he will then use in his business perhaps for many years. The substance of the transaction is that he has acquired a non-current asset। इसकी हमने अभी बात कर रहे थे कि लेसी क्या करेगा। लेसी के पास एसेट आ गया है, टाइटल चेंज नहीं हुआ, ओनरशिप अभी नहीं आई, लेकिन वो बाय द एंड ऑफ लीज टर्म आ जाएगी, तो वो इसको अपनी बैलेंस शीट पे एज ए नॉन करंट एसेट लिखेगा। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय IAS 17, इवन दो इन द लॉ द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ एसेट। वो तो लेसी जो है वो अभी तक बना ही नहीं है, वो तो बाय द एंड ऑफ लीज टर्म बनेगा। लिहाजा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इसको लेसी जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एसेट लिखेगा। तो ये इस सारी की बात जो है वो मैंने पहले से बयान कर दी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश अ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग लीज। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश करेंगे, तो अभी हम इन पे बात करने जा रहे हैं। तो बेटा वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। ओके, दिस डायग्राम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज। देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड विच हैव बीन गाइडेड बाय IAS 17। तो जब भी कोई लीज एग्रीमेंट होगा तो वी विल रेज अ क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनरशिप ट्रांसफर्ड बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। क्या उस एग्रीमेंट में लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है? बेटा अगर तो उसका आंसर है यस, जी हाँ हो रही है, देन वी विल कंसिडर इट एज ए फाइनेंस लीज। बट इफ़ द आंसर इज़ नो, जी एंड पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक ऑपरेटिंग लीज है। देन वी विल रेज अ
न्यू क्वेश्चन, हम दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे कि डज द लीज कंटेन अ बारगेन परचेज ऑप्शन। बारगेन परचेज ऑप्शन का मतलब है कि क्या जो हमने लीज एग्रीमेंट किया है उसके अंदर कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि बारगेन प्राइस पे एसेट जो है वो लीज टर्म के एंड पे सेल हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है, एक ऑप्शन मौजूद है। तो अगर वो ऑप्शन एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे फाइनेंस लीज। बट इफ़ द आंसर इज़ नो, कि ना तो एंड पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी ना ही कोई ऑप्शन मौजूद है, देन वी विल रेज अ क्वेश्चन, इज़ द लीज टर्म फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ। कि क्या वो जो लीज टर्म है, जिस मुद्दत के लिए एसेट जो है वो लीज पे जा रहा है, वो एसेट की अपनी वर्किंग लाइफ का मेजर पार्ट है। तो IAS 17 रिकमेंड करता है कि क्या वो अपनी वर्किंग लाइफ का 75% से ज़्यादा लीज पे जा रहा है। इफ़ द आंसर यस, अगर तो वर्किंग लाइफ से का 75% वो लीज़ में जा रही हैं उससे ज़्यादा, तो उसको हम फाइनेंसिंग लीज़ कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक एसेट की वर्किंग लाइफ 10 साल है तो वो 8 साल के लिए लीज़ पे चला गया, तो उसको फाइनेंसिंग लीज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो 75% मतलब 7.5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए लीज़ पे जा रहा है। एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, then we will raise a new question, is the present value of minimum lease payments greater than or substantially equal to assets fair value। क्या वो जो एसेट की अपनी वैल्यू है, लाइफ उसकी जो बुक वैल्यू है, उसके करीब करीब ही इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है। फॉर इंस्टेंस अगर एक एसेट जो है वो 100 रुपये का है, मिसाल के तौर पे लूज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, उस 100 रुपये का एसेट है और वो इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है, आज उसकी 100 रुपया वैल्यू है। हम तमाम इंस्टॉलमेंट्स को अगर इकट्ठा कर लें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, वो प्रेजेंट वैल्यू का जो सम है, वो इनका जो मजमूआ है तमाम इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू का, वो 100 रुपये वाले एसेट के की प्राइस के 90% से ज़्यादा है। मतलब 90 रुपये से ज़्यादा उनकी वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है कि लेसी जो है वो अब उस एसेट की बुक वैल्यू का मोर देन 90% पे कर रहा है उस लीज टर्म में, तो उसको फाइनेंसिंग लीज कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज इन चारों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता, देन वी विल ट्रीट दैट एग्रीमेंट एज ए ऑपरेटिंग लीज। तो बड़ा आसान है ये 4 पॉइंट, तो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं बेटा, आप लोगों ने इनको कंसिडर करना है, क्योंकि अक्सर जो है वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आपको बताया नहीं जाता कि एक फाइनेंसिंग लीज है, यहाँ ऑपरेटिंग लीज है। तो आपके पास ये 4 स्टैंडर्ड की गाइडलाइन मौजूद है, इसकी बेस पे आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है। तो मैं चारों पॉइंट जो है वो रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या एसेट अपनी वर्किंग लीज एग्रीमेंट के बाद उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फाइनेंसिंग लीज, नहीं होगी तो अगला क्वेश्चन, क्या एसेट की लीज एग्रीमेंट के अंदर बारगेन प्राइस ऑप्शन परचेज की ऑप्शन मौजूद है तो फाइनेंसिंग लीज, नहीं है तो अगला क्वेश्चन, क्या उस लीज अपनी जो मुद्दत है एसेट वो अपनी वर्किंग लाइफ के 75% से ज़्यादा अरसे के लिए जा रहा है तो फाइनेंसिंग लीज, नहीं तो अगला क्वेश्चन, क्या वो जो एसेट है उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट और उन इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आज एसेट की बुक वैल्यू का 90% से ज़्यादा है। इफ़ यस फाइनेंसिंग लीज, नो देन वी विल डिक्लेयर इट एज ऑपरेटिंग लीज। तो बेटा ये पॉइंट्स हैं और आपने इनको कंसिडर करना है। बाकी जो है पार्ट वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। तो इस टोटल लेक्चर के बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, इसको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ईजीली आस्क। ओके, अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।